8. रात के 10 बजने को थे, मगर तब भी मुंबई की भीड़ में वर्ली रोड पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी और उस जीप में बैठे थे स्पेशल ऑफिसर्स अर्जुन और भाटी, जो कि अभी एक फेलिसिटेशन सेरेमनी से कुछ मेडल्स और अपने सीनियर की चुगलियां लेकर आ रहे थे। यो जनार्दन साला समझता क्या खुद ने? अरे सड़क के लागे है, हमने बेरा ना चालता किधर तक किसकी चाट के सीनियर बना है साला। साले के नाम से बड़ी इसकी जीभ है और उससे भी बड़ा पेट है जो सबका क्रेडिट हजम करके ना अवार्ड भी ले गया। ऐसे चूतियों की वजह से डिपार्टमेंट में ऑफिसर की जगह और कुत्ते मर गए हैं। साला वर्दी को ना गले में पट्टा पहनते हैं और प्रमोशन के लिए बस जीभ लपलपाते घूमते हैं। पर भाटी जो भी कहो, देखो इन लोगों ने अपनी औकात के हिसाब से प्रोग्राम तो अच्छा सेट करा है आज। क्या बोलता है? हाँ साले, हार लिए तो सेट ही हो जाएगा। जब फ्री की दारू के टकने मिलेगी तो थारी जीभ कौन सी कुत्ते से कम है। देख भाटी बॉय, तेरी चूतिया बातें सुनकर ना मैं अपना बस तो किल नहीं करेगा। और जब कोई खुले हाथ से खर्च कर रहा है तो सामने चुल्लू बनकर थोड़ी बैठेगा मैं। अब एक मेडल मिला है तो सेलिब्रेशन सूखा तो नहीं हो पाएगा रे। करता सिर्फ सर होता है जिस पर यू टेंशन ना होती कि कौन फोन चेक करेगा और किसके ताऊ के लड़के का बर्थडे याद करना है। और इस सर को एक बार गाड़ी के गेट पर भेड़ दूं तो क्या मजा आएगा ना। अरे यार तो फालतू बातें तो करना, बात क्या है यो बता। अरे कुछ नहीं भाई, वही मियाँ बीवी की दिक्कतें। मैं समय नहीं दे पा रहा और उसकी कंप्लेन नहीं खत्म हो रही। बस यही एक लूप बन गया है साला। पता नहीं कब सही होगा रे। यार शादी के बाद ना एक ऐसा समय आता है जब आप कितनी भी कोशिश कर लो पर सामने वाली की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी करोगे, सामने से 4 आएंगी और उन 4 में से बेंचोद एक भी रह गई ना तो समझ जाओ कि अब बस लगने वाली है। खैर रे, आज तो सोचा है जल्दी घर जाकर ना साथ में डिनर करते हुए बात करने का ट्राई करूंगा। तो बस अब निकल जा फिर यहाँ से तुरंत। हमारा घर आ गया है, ये भी कामड़े को बुलाता हूँ तो घर छोड़ागा। ना ना ना, किसी को मत बुला, खुद चला जाऊंगा। साढ़े वर्दी में दारू पी के गाड़ी चलावेगा, मरेगा तो बाद में, मरवागा पहले। अरे तू चिंता मत कर भाटी हुआ है, इतना पुराना खिलाड़ी है मैं। तू निकल यहाँ से, मैं चला आराम से फिर अपनी मरवाने। गाड़ी स्टार्ट हुई और उसके साथ साथ अर्जुन के दिमाग के वो सारे ख्याल भी इंजन की तरह चलने लगे जो इतने दिन से दबे हुए थे। वो बस इस कश्मकश में था कि राधिका और उसके बीच अभी कुछ बचा भी है या ये सिर्फ एक ढोंग है जो इस समाज में रहने वाला हर दूसरा कपल करता फिर रहा है। अभी ये सब सोचते हुए उसे 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक एक करके अर्जुन के फोन की 3 नोटिफिकेशंस बजी। पहली तो नशे के सुरूर में उसने चलता कर दिया और दूसरी उसने देखने की कोशिश करी पर तब तक हाथ रुक गया। पर तीसरी घंटी बजते ही अर्जुन ने गाड़ी रोककर फोन देखा और उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना सामान मिल गया, पर अभी वो सामान से जुड़ी यादें बटोरने में वक्त लग रहा है। असल में फोन पर राधिका के मैसेजेस आए हुए थे। अर्जुन ने बहुत बार उन्हें पढ़ने की वॉलेट बॉय को चाबी दी और सबसे पहले राधिका को कॉल किया। 2 बार कॉल। अगले दिन सुबह जब अर्जुन की आंख खुली, उसका सर घूम रहा था जैसे पूरी रात किसी ने उसके सर पर हथौड़े मारे हों। उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं था और उसके जहन में पिछली रात की बस कुछ भीनी भीनी यादें थी। अर्जुन ने उठने की कोशिश करी पर उठते ही उसे ऐसा चक्कर आया कि वो फिर बिस्तर पर बैठ गया। राधिका, राधिका किधर हो तुम? हेलो राधिका। तभी अर्जुन का फोन बजा और उसने बिना देखे ही फोन उठाया। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम कल रात से? तुम्हें पता है मैंने कितना वेट करा तुम्हारा डिनर पर। एटलीस्ट फोन तो उठा सकते थे ना। हो कहाँ तुम अभी? राधिका की कॉल पर ये बातें सुनते ही अर्जुन का दिमाग घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके मन में अब बस अनगिनत सवाल चल रहे थे।
पर 3 सबसे बड़े सवाल थे। अगर राधिका कल पूरी रात घर में उसका इंतजार कर रही थी तो वो कौन थी जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी? अगर राधिका झूठ बोल रही है तो इतना बड़ा झूठ बोलने के पीछे क्या वजह है? और अगर ये सब सच है तो ये सब उसके साथ कौन कर रहा है? पर अभी इन सवालों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। अभी बस उसे राधिका से सच छुपाकर असली सच का पता करना था। सॉरी, वो कल रात एक केस की वजह से ना बाहर रहना पड़ा। अब फोन करने का टाइम नहीं मिला। घर पहुंचकर करता हूँ बाद में। ये क्या बात हुई? अर्जुन तुरंत इधर उधर देखता है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सबूत थे किसी के खोने के। रोज पेटल्स, लिपस्टिक का निशान और एक परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू। पर उसे कुछ याद नहीं था कि वो पिछली रात किसके साथ सोया। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, किसी ने कमरे का गेट खटखटाया, बहुत जोर से, बहुत बार। अर्जुन को नहीं पता था कि ये कौन है दरवाजे पर, लेकिन उसके पास गेट खोलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अरे अर्जुन, तू इससे पहले कि अर्जुन भाटी को देखकर कुछ समझ पाता या जवाब दे पाता, वो चक्कर खाकर वहीं दरवाजे पर गिर गया। और उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथों में हथकड़ी थी और उसके बिस्तर में ड्रग्स और सामने भाटी खड़ा था। तुझसे ये उम्मीद ना थी अर्जुन। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। मुंबई के एक पुराने पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में एक अजीब सा विजुअल देखा जा रहा था। एक पुलिस वाला खुद हथकड़ियों में जकड़ा बैठा था और ये इंस्पेक्टर था अर्जुन गजबजे। हाथों में हथकड़ी और सर पर हैंगओवर सवार और दिल में पलटा एक तूफान। क्या हुआ था लीला होटल के रूम 201 में? सामने खड़ा था करम सिंह भाटी। उसकी आंखों में गुस्सा, शक और उलझन। वो जिसके साथ अपराधियों को हथकड़ियां लगाता था, उसका वही दोस्त आज खुद सामने था। एज अ इन्वेस्टिगेटर अर्जुन पर शक करना उसकी ड्यूटी थी, मगर ये तो अर्जुन था, अपना अर्जुन। वो इस पर कैसे शक करता? उन दोनों के बीच इस उलझन के अलावा एक और चीज थी। टेबल पर पड़ी एक फाइल जिसमें ड्रग्स की फोटोज, होटल का बिल, अर्जुन के नाम पे और एक एनोनिमस टिप का प्रिंट आउट था जो भाटी को सीधा उस रूम तक ले गया था। काज बजाए, तू इतने साल से हमारे साथ है, मैंने कभी ये बेरा ना था कि तू ऐसा करेगा। बोल, काल रात है क्या खेल खेला था? नहीं, ड्रग्स, वो होटल रूम और तू निंगा बिस्तर पे। यो क्या ड्रामा सा है? राधिका का क्या? तूने एक बार भी उसके बारे में ना सोचा? अरे तू खुद कह रहा था ना कि चीजें खराब है और उस पर ये हो। अरे तू मारता झूठ बोल रहा था, उसने थारा इंतजार किया घर पे। और तू किसके साथ था? ए बाटी बॉय, पहले ये हाथ कड़ी निकाल, फिर बात करते हैं। मेरा सर फट रहा है बहनचोद, और तू मुझे यहाँ मुजरिम बना के बैठा हुआ है। कल रात में मुझे राधिका का मैसेज आया रे। उसने कहा था लीला होटल रूम नंबर 201 में ना सरप्राइज़ है। मैं वहाँ पहुँचा और यार मुझे कुछ याद नहीं, बस गुलाब की खुशबू, एक लड़की की परछाई और फिर सुबह ना तू मुझे उठा रहा था हथकड़ी के साथ। मैसेज राधिका का? साले ये भी झूठ बोल रहा है। राधिका ने सुबह फोन किया, बोल रही थी तू घर ना आया। वो क्यों झूठ बोलेगी? अरे यो ड्रग्स, ये होटल का बिल थारा नाम पे, यो देख थारी फोटो बिस्तर पे ड्रग्स के साथ। और उससे भी बड़ी बात, किसी ने रात 3 बजे स्टेशन पे कॉल किया, बोला होटल लीला के रूम 201 में थारा अगला मेडल का रास्ता होकर जावे है, जा खुद देख ले। मैं खुद गया वहाँ 5 बजे और तन्ने वहाँ नंगा पाया। और वो रूम बहुत बढ़िया। तुझे उस टिप पर विश्वास है, मुझ पर नहीं। कोई टिप दे रहा है और तूने बिना सोचे मुझे ही पकड़ लिया। किसने दी टिप? आइडेंटिटी क्या है उसकी? कौन था वो? बोल, सुन भाई बोल। ये कोई जाल है रे भाई, मैं बोल रहा है तेरे को। मुझे फ्रेम कर रहा है कोई। फ्रेम? हाँ,
बोलना तो आसान है, उसके लिए प्रूफ भी मैं दे दूंगा। उस पर काम जारी है। तो अपना बता, वो रूम होटल स्टाफ ने क्या मिस्टर अर्जुन काजबजे ने कैश में बुक किया है, आईडी के बिना? ये बोल, यू सब कैसे होया? तो नशे में था या कोई और खेल खेल रहा था? अर्जुन का दिमाग घूम रहा था। कल रात की यादें एक धुंधला सा मंजर थी, गुलाब की कलियां, एक लड़की की गुनगुनाहट और राधिका के नाम का मैसेज। पर अब भाटी के सवालों ने उसके शक को और गहरा कर दिया। भाटी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहता, पर दिल के एक कोने में एक छोटा सा शक भी था कि शायद अर्जुन सच बोल रहा है। अरे भाटी, मेरी बात सुनना यार, मेरा फोन देख, मैसेज है उसमें राधिका के नाम से आया हुआ है। मैं नशे में था ठीक है, पर मैं कोई ड्रग नहीं लिया ना रे, ना वो ड्रग मेरे थे। यानी ये केस ही झूठा है, मैं ये हथकड़ी डिजर्व ही नहीं करता रे। मुझे यहाँ बुलाया गया और अब तू मुझे फंसा रेला है। तू मेरा दोस्त है यार, थोड़ा तो भरोसा कर। ठीक है काजबजे, एक चांस देता हूं, पर अगर तू झूठ बोल रहा है तो मैं तना खुद अंदर करूंगा रे। अरे चांस भी क्या ही दे रहा हूं, थारी बेल होगी है। और यू बेल राधिका नहीं कराई है, वो सुबह से स्टेशन के चक्कर काट रही थी, तारा नाम सुनते आ गई। राधिका? उसने? भाटी, तूने उसे क्या बताया? मुझे उससे मिलना है अभी। दोपहर के 2 बजे अर्जुन और राधिका एक पुरानी जीप में बैठे थे, वर्ली के सिग्नल पर रुककर ट्रैफिक के साथ साथ अपने रिश्ते के भी झमेलों में उलझे हुए। राधिका चुप थी, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त, आंखें अर्जुन के चेहरे से दूर। भाटी ने उसे सब कुछ बता दिया था, टीला होटल, ड्रग्स और अर्जुन का नंगा बिस्तर पे मिलना। अर्जुन स्टीयरिंग पे हाथ रखे सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ राधिका से नजरें चुरा रहा था। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन, आखिरी बार हमने एक दूसरे से अच्छे से बात कब किया? बोल ना, याद है क्या तेरे को? तू हमेशा केसेस के पीछे, दारू के पीछे, और अब ये किसी के साथ सोना भी किसी केस के चक्कर में होएगा ना? बोल ना अज्जू। राधिका, तू मेरी बात सुन। मैं जानता हूँ मैं तुझे वक्त नहीं दे पा रहा, मैंने नहीं दिया, और ये रिश्ता ये भी फ्लॉड है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि हम वापस से वही अर्जुन राधिका बन जाएं। कल रात मैंने कुछ गलत नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है राधिका। कोशिश? ये कोशिश तो किसके साथ कर रहा था अर्जुन? कल रात जो लड़की तेरे साथ थी उसके साथ? भाटी ने मुझे सब बताया। तू नंगा था, नंगा, तेरे कपड़े उसने उतारे। तू मुझे बेवकूफ समझता है? ए राधिका, मेरी बात सुनना यार। कल रात मुझे तेरा मैसेज आया था, देख ये देख, तेरे नाम से तेरा नंबर, लीला होटल, रूम नंबर 201, 9 बजे। मैं वहां तुझे सरप्राइज देने गया था रे, पर जब सुबह तेरा कॉल आया तो। मैसेज? मैंने तुझे कोई मैसेज नहीं भेजा अर्जुन। देख, मेरे फोन में ऐसा कोई आउटगोइंग मैसेज नहीं है। तू ये झूठ क्यों बोल रहा है? मगर तू मुझसे झूठ बोल रहा है? Why are you doing this? राधिका, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा है यार, ये देख ना मैसेज, कोई तेरा फोन हैक करके मुझे फंसा रहा है। तुम मुझ पे भरोसा करे यार, प्लीज। भरोसा? अर्जुन, भरोसा तो तब बनता है जब तू घर आता है, जब तू मुझे वक्त देता है। अब तू मुझे ये बोल रहा है कि कोई तुझे फ्रेम कर रहा है, तो मैं क्या करूं अर्जुन? तुझे बेल कराया, तेरा साथ दिया, पर अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। जीप के अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अर्जुन का दिल कह रहा था कि राधिका उस पर भरोसा करे, पर उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अगर राधिका ने मैसेज नहीं भेजा तो किसकी चाल थी ये, और क्यों? शाम के 6 बजे भाटी अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था। टेबल पे पुराने केस फाइल्स और एक चाय का कप। अर्जुन अंदर आया, उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक
जुनून था। उसने अपना फोन और राधिका का फोन भाटी के सामने रखा और एक ऐसी थ्योरी बताई जिसने भाटी का दिमाग हिला दिया। भाई भाटी, ये सुन ना यार, कल रात मुझे किसी ने जानबूझकर फंसाया। ये मैसेज जो राधिका के नाम से आया है, दरअसल ये दुबई के एक नंबर से भेजा गया है। ओरिजिनली ये नंबर वहीं का है। देख, राधिका के फ़ोन में ये मैसेज नहीं है, पर मेरे फ़ोन में है। कोई उसका फ़ोन हैक कर रहा है। उसी ने मुझे लीला होटल बुलाया, ड्रग्स प्लांट किए और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है भाई, ये कोई बड़ा प्लेयर है। ठीक सा काज बजे। मान लिया तन्ने कोई फंसा रहा है, पर कौन? कोई पुराना दुश्मन या कोई केस जो तूने छेड़ा और किसी के पेट में दर्द शुरू हो गया? चल सोच, सारे सस्पेक्ट कौन हो सकते हैं? यार हम स्पेशल ऑफिसर्स हैं, दुश्मन तो हर दूसरी गली में होगा ना रे। पर ये पर्सनल हो गया है। याद है वो चोर बाजार का स्मगलिंग केस? उसमें हमने एक बड़े डीलर असलम भाई का नेटवर्क तोड़ा था। शायद उसका कोई आदमी वापस आ गया हो, या फिर जनार्दन। वो साला हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है रे, प्रमोशन वाले चक्कर में। जनार्दन, वो तो बस अपना पेट भरने में लगा रहा है, पर यो काम यो बड़ा सातिर है। फोन है, ड्रग्स प्लांट, एनोनिमस टिप, यो कोई अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम लगा है। चल फॉरेंसिक टीम को फोन दे के आते हैं, शायद कुछ बेरा चाले। अर्जुन और भाटी फॉरेंसिक लैब के लिए निकलने ही वाले थे कि अर्जुन का फोन बजा। एक नोटिफिकेशन। उसने फोन खोला और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक वीडियो मैसेज था, एक अननोन नंबर से। वीडियो में अर्जुन था लीला होटल के रूम में एक लड़की के साथ। लड़की का चेहरा ब्लर, पर सीन इतना क्लियर कि अर्जुन का दिल धड़कना बंद कर गया। वीडियो के नीचे लिखा था, अगर तुझे बहुत सवाल है तो जवाब लेने मेरे पास आ, अकेले, कल रात 9 बजे, चोर बाजार। भाई भाटी, ये देख, ये कल रात का है। कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है रे। साला यूं कोई गेम खेल रहा है, पर इस बार हम इसके रूल्स न मानेंगे। कल रात चोर बाजार चलते हैं 5 बजे। तो अकेला ना जाएगा, मैं भी हूं। अर्जुन और भाटी के सामने एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। कोई उनके खिलाफ एक ऐसा जाल बुन रहा था जो न सिर्फ अर्जुन की जिंदगी बल्कि उसके रिश्ते और करियर को भी तबाह कर सकता था। कल रात चोर बाजार में क्या होगा? क्या ये वीडियो एक और ट्रैप है या असली सच का रास्ता? भाटी भी यही सोच रहा था। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the radar off your range, he's the master. He's the monster, killing all the gangsters. चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। He's a bad boy. He's a bad boy. He's a bad boy. Motherfucking bad boy. Bad, 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 bad boy. Bad boy. रात के 10 बजने वाले थे और माया नगरी जगमगा रही थी। पर उसी मुंबई शहर के चोर बाजार की एक गली में कुछ ऐसा सन्नाटा था कि किसी आदमी के दिल धड़कने की आवाज भी गूंज पड़े। उस पूरी गली में एक डरावनी धक-धक के साथ किसी की सांस फूलने की आवाज बिल्कुल साफ थी। यह आवाज थी स्पेशल इंस्पेक्टर अर्जुन गजबजे की, जो उस गली के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके कानों पर एक हेडसेट, एक हाथ में फोन और दूसरे में एक बड़ा ब्रीफकेस। वो उस गली के अंदर बस कदम रखने ही वाला था कि उसके फोन की घंटी तेजी से बजी। हेलो। 10 बजने वाले हैं, किधर है तू? गली के बाहर खड़ा हूँ, क्या क्या हुआ? पहले ये बता पैसे लाया या नहीं? हाँ हाँ, और तू ये बता कि आना कहाँ है?
सुन मेरी बात ध्यान से। ब्रीफकेस को शांति से अपने बगल वाले खंबे के साइड में रख। रखा कि नहीं? हाँ रख दिया, आगे बता। अब गली के अंदर सीधे सीधे आते जा। आता जा, आता जा। अबे कहाँ आता जाऊं साले, गली खत्म हो गई है। हाँ भूत, शाबाश। अब बस ये गली के एंड में लेफ्ट साइड पर जो ये नई बिल्डिंग बन रही है ना, उसके टॉप फ्लोर पर पहुंच। अर्जुन भागता हुआ सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ा। फ्लोर पर पहुंचते ही उसने सावधानी से अपनी आंखों से पूरी जगह को छाना। वहां पर सीमेंट के खंभों, कट्टों की जगह उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन दबे पैरों से आगे बढ़ता रहा कि तभी उसे एक गन शॉट की आवाज आई। वो फुर्ती से अपनी जगह से हटा। बुलेट उसके बगल वाले खंबे पर आकर धंस गई। उस खंबे से उछली सारी सीमेंट धुआं बनकर अर्जुन की आंखों के सामने रुक गई। जैसे ही सारा धुआं सामने से उड़ा, अर्जुन के सामने खड़ा था एक मुस्तंडा आदमी, अपने हाथों में बंदूक लेकर। उस वक्त अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी क्योंकि बंदूक का मुंह उसकी तरफ था। कौन है तू और ये सब खेल क्या रहा है तू? ये मैं नहीं, ये बताएगी। और इससे पहले अर्जुन कुछ आगे बोल पाता, उसके कान के बगल से एक बंदूक की गोली हवा चीरते हुए गुजरी। अर्जुन जैसे ही कुछ समझ पाता, सामने से उस आदमी ने धड़ाधड़ एक के बाद एक अर्जुन की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अर्जुन एक सेकंड के अंदर अपने बगल वाले खंबे के पीछे पीठ टिकाकर छुप गया। उसने तुरंत अपनी पैंट से गन निकाली और हेडसेट का राइट बटन दबाकर बोला, टन टना टन 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 टारा, मर गई गांड अब तो आ जा यारा। ये कहते ही अर्जुन ने तुरंत अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाया और उस आदमी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बात को 1 मिनट भी नहीं पूरा हुआ था कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज उस दूसरे आदमी के कानों में पड़ गई और वो भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। पर उतनी देर में सामने से इंस्पेक्टर अर्जुन गजबजे के साथ साथ इंस्पेक्टर करम सिंह भाटी और पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी, उस आदमी की तरफ अपनी गन ताने। पीछे से सब इंस्पेक्टर कांबले ने अपने पैतरे लगा के उस आदमी के हाथ से बंदूक छीनी और उन हाथों को हथकड़ियों में जकड़ लिया। सामने से भाटी ने उसके कान के नीचे एक लगाया, जिससे वो बस तड़प कर रह गया। तुझे क्या हम बेवकूफ लगते हैं रे? तुझ जैसे तुच्चा 2 कौड़ी का मादर चोद मुझे ब्लैकमेल करेगा और मैं डर जाऊंगा? तेरी माँ का भोसड़ा साले। रबीना, इस तो अभी मैं थाने में समझाऊंगा। अरे काम लाए, इसने जीत में भर लाए। राज बनाता हूँ इसका ब्लैकमेलर का भूत रही 4 साल। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हवलदार जमाइयां लेने में मशगूल था, मगर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ और ही जारी था। इंटेरोगेशन के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अर्जुन गजबजे और करम सिंह भाटी लोहे की टेबल के एक तरफ खड़े थे और सामने जंग लगी कुर्सी पर बैठा था वो आदमी जिसे अर्जुन और भाटी अरेस्ट करके लाए थे। मेरी गांड से खून निकल रहा है और तुम लोगों ने मुझे इस जंग वाली कुर्सी पे बैठाया हुआ है। मुझे कुछ ज्यादा ना, ज्यादा से ज्यादा थारी कैंड में गैंगरेन हो जाएगा। ये बात हो गई, गैंड भूलता है गुब्बारा हो जाएगी। अगर तू अपनी गुब्बारे वाली गांड के ख्वाब भी अभी मत देख, समझा? अभी तू सिर्फ इतना भाऊंक कि तूने क्यों किया ये सब। तूने राधिका के फोन को हैक काहे को किया? वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? और ये फोन है क्या? शाड़ की गैंड का गुब्बारा करना था, कोई फायदा ना है। इसकी आंड में गुलाबी करना पड़ेंगे। छोड़ उन्हें, मुझे नहीं पता ये सब। मैं तो बदला लेना चाहता था बस। अबे आंड छोड़ भाटी, 1 सेकंड रुक। किसका बदला बे? किससे बदला? तुझसे, मेरे बाप का बदला।
अबे तेरा नाम फैजल है क्या, हाँ? जो तू मुझसे बाप का बदला लेगा, भाटी से दादा का। इस चक्कर में ना अपनी नगमा मत चुदवा लेना, बड़वास साला। बाज नाम बता साले अपना, तू है कौन? रहीम, रहीम मुस्तफा, मुस्तफा का बेटा। अबे तू मुस्तफा का बेटा हो या शर्मा का, उससे मेरे को क्या है? तू गांडू ये बता कि तू मेरे पीछे काहे को पड़ा। एक मिनट रे, बाप का बदला? साफ साफ बोल, वरना अभी ना तेरा दिमाग में 6 की 6 गोली यहीं डाल देगा मैं, समझा? तुझे काय को याद रहेगा मुस्तफा? मुस्तफा बाप था मेरा, करीम मुस्तफा, वही मुस्तफा जिसको तूने एक केस में उड़ाया था। अरे काज बजे, तो किसी करीम मुस्तफा ने जाना है के? हाँ यार भाटी, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। हाँ याद आया ना, वही मुस्तफा जिसका 4 साल पहले तूने इनकाउंटर किया था, और उस दिन तेरी बंदूक से निकली एक गोली ने मेरे अब्बू की जान ले ली थी। अबे ओ बहन के लौड़े, तेरा बाप छोटे छोटे बच्चों को बेचता था, शेखों को ना दुबई के। वो मर गया, एहसान ही हुआ दुनिया पर। तूने इसकी तेरी मुंडी मांगती थी मेरे को। लौड़ा ले ले मादर चोद मुंडी। शांत हो जा काज बजे, रुक जा, ठंड रख। भाई कौन था वो, कौन था ये बता। ये सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसने मुझे मौका दिया और पैसे मंगवाने को बोला, वहीं कहीं उसी खंबे के पास रखवाने को बोला था। काज बजे चूतिया बना रहा है साला, और कुछ ना। पता नहीं, लगता तो नहीं है इसकी गांड जितनी सूजी हुई है। ये झूठ तो नहीं बोलेगा अब, मेरी इंस्टिंक्ट तो यही कहती है रे। उसने कहा था कि अर्जुन कचबजे तुझे चोर बाजार वाली नई बिल्डिंग में मिलेगा, बस जा और ले ले बदला। 1 लाख रुपए मिलेंगे और बाप का बदला तो पूरा होगा ही। मुझे नहीं पता कि और क्या हो रहा है। बाण कल लड़ा ढंग से बता ले, बता किस नंबर था फोन किया था? कहा ना कुछ नहीं पता, नंबर भी अननोन था, बस आवाज थोड़ी भारी सी थी, एकदम जैसे रेडियो वाले माफिक। और उसने सिर्फ एक चीज बार बार बोली थी, टाइम पे ट्रिगर दबाना, बाकी सब संभाल लेंगे हम। इतना सुनकर भाटी और अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो गए। वो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, शायद नजरों से कम्युनिकेट कर रहे थे कि दोनों को इस रोतड़ू की बातें सच्ची ही लग रही थी। वो दोनों उसे छोड़कर कमरे से बाहर आए। अगर यो सच बोल रहा है तो उस कामड़े के पास से किसी ना किसी ने पैसा जरूर उठाए होंगे। चल चेक करते हैं। अर्जुन भाटी को प्लान का अगला हिस्सा समझा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी तो वो एकदम से इरिटेट हो गया और भाटी से बोला, ये देख, कोई अब भी राधिका के नंबर से मैसेज कर रहा है। ये देख, कह रहा है हेल्प मी, बचाओ प्लीज, SOS। ये कोई फिर बकचोदी कर रहा है रे, बता रहा हूं मैं। 1 मिनट रे, जिस पर शक था वो तो इधर बंद है, यानी वो सच बोल रहा है। फोन हैक उसने नहीं किया था रे। क्या मतलब? कुछ नहीं है ये सब यार, इग्नोर कर। बस एक और ट्रैप है रे। तू CCTV फुटेज देख, कोई चोर बाजार के उस खंबे के पास हो तो शायद उस फुटेज ने कैच किया हो कि वो बैग किसने उठाया। मुंबई की वो घनी रात अब धीरे धीरे और ज्यादा भारी लगने लगी थी। पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम से निकलकर अर्जुन कचबजे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि इस वक्त राधिका के जहन में क्या चल रहा होगा। उसने कितना कुछ झेल लिया। वो सोच रहा था कि अगर वो राधिका की जगह होता तो कभी राधिका को माफ नहीं करता। उसका रिएक्शन जायज था, लेकिन अर्जुन खुद भी एक साजिश का शिकार हुआ था। इस कश्मकश में फाइनली वो अपने घर के सामने पहुंचा। गाड़ी पार्क की और गेट नॉक किया, मगर जैसे ही उसने नॉक किया, गेट खुद ब खुद खुल गया। अरे ऐसा कैसे? ये राधिका इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है रे? गेट ही खुला छोड़ दिया। अर्जुन अंदर दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब लगा। सब कुछ अपनी जगह पर था। सोफा जैसे था वैसे ही, सेंटर टेबल पर रखा मग आधा भरा हुआ। उसने कप छुआ
तो कॉफी गुनगुनी थी, यानी आधा घंटे पहले बनी हो अंदाजन। टीवी भी चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, मगर राधिका कहीं नहीं थी। था तो सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। क्या वो चली गई? अर्जुन बेडरूम में गया। राधिका का दुपट्टा वहीं पड़ा था जहां वो अक्सर उतारती थी। उसका डायरी वाला ड्रॉअर बंद था और उसका फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, लेकिन राधिका वहां नहीं थी। अर्जुन ने किचन में भी जाकर देखा, खाना बना हुआ था। न जाने उसके दिमाग में क्या आया। उसने तुरंत सीसीटीवी सिस्टम ऑन किया और पीछे के 1 घंटे का फुटेज रिवर्स करना शुरू किया। गेट पर पूरे दिन से कोई नहीं आया, पर रात के 1:30 पर एक गाड़ी आकर रुकी। अर्जुन ने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया और जो देखा वो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी चीज हद से गुजर जाए तो क्या अंजाम होता है। अगर पानी सर से ऊपर जाए तो शायद दम घुट जाए। अगर गुस्सा ज्यादा आए तो शायद इंसान अपना ही नुकसान कर बैठे। लेकिन अगर दिमाग में कई ख्याल, कई उलझने एक साथ पैदा होने लगे तो दिमाग सुन्न पड़ जाता है। सुनाई पड़ता है बस एक आवाज जो धड़कन की होती है। लेकिन अर्जुन के इर्द गिर्द उस वक्त एक और आवाज गूंज रही थी। भाटी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अर्जुन या तो उसकी ओर थप्पड़ उछालेगा या चिल्लाएगा, मगर अर्जुन भाटी की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। शायद उसका ध्यान अभी इन बातों पर था ही नहीं। पिछले 2 घंटे से राधिका लापता थी और इन 2 घंटों में जैसे अर्जुन की उम्र 20 साल बढ़ गई थी। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, इतनी कि अब उसकी आंखों का पानी सूख चुका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना दुख, ना गुस्सा, ना परेशानी। कर किसी शिट किसा नीच इंसान है रे तू। सोच रहा है, अरे नहीं जाएगा। अरे कुछ तो बोल रहा है। अरे थारा यू बिहेवियर देख के तो लगने लगा है कि इस सब के पीछे थारा ही आता है। अरे वो ट्रक भी थारा ही था और राधिका को किडनैप भी तूने कराया था। अरे बाटी सुन ना, अभी मैं तेरी किसी भी बात का ना जवाब नहीं दे सकता। तू जा करना गाड़ी ट्रैक कर। जो पता लगे बताना मुझे, अभी दूसरा काम है। दूसरा काम? हाँ, तना फिर किसी होटल में रंडीबाजी करने जाना होगा ना साढ़े। मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी का पता लगाने। पर अर्जुन, अगर मन बेरा पाठा कि इन सब के पीछे तू है तो साढ़ा याद रख जाए, सबसे पहले तारा कालजे में गोली मैं मारूंगा राय। भाटी बिना कुछ बोले जीप से उतर गया और उसे जाता देख अर्जुन के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। जैसे आयरॉनिकल हालतों में वो फंसा हुआ था कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और ना ही वो उस पर। अर्जुन भी किसी पर भरोसा कर भी नहीं सकता था। एक रात में उसकी दुनिया जो बदल गई थी। क्या बाटी, सच तो नहीं कह रहा था? क्या मैं सच में इतना घटिया इंसान हूं जो अपनी बीवी को भी नहीं बचा पाया? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं रे कि एक मामूली ट्रैप नहीं समझ पाया मैं? ये सारे सवाल अर्जुन अपने मन में खुद से कई बार कर चुका था। उसने गाड़ी पर ब्रेक मारा और सामने देखा, बोर्ड पर लिखा था ताशी टैटूज कोलाबा, एक छोटा सा टैटू स्टूडियो। अर्जुन उतर कर अंदर गया। इस स्टूडियो की दीवार पर अलग अलग प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक प्रिंटिंग टंगी थी और दूसरी पर कुछ अजीब से पोस्टर्स जिनमें कहीं कोई लड़की अधनंगी बैठी हुई है तो किसी लड़की के चेहरे पर अलग अलग रंगों के चित्र। ये बता कि ये टैटू देखकर बता सकता है कि किसने बनाया होगा? हाँ सर, दिखाओ। फुल ट्राई करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की। अर्जुन ने जब बार बार वो वीडियो देखा तो उसकी नजर उस मिस्टीरियस लड़की की कमर पर गई। उसने अपनी टेलबोन पर एक टैटू बनवाया हुआ था। अर्जुन ने उस रात की क्लिप खोली और ताशी को दिखाई। सर ये आप? अभी कुछ मत पूछ, सिर्फ ये बता कि तू जानता है कि ये टैटू किसने बनाया होगा? कोई नॉर्मल टैटू होता तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये टैटू स्पेशल है। इसे लिम्बू टैटू बोलते हैं सर, ट्राइबल सिकिज्म टैटू। हर कोई नहीं जानता इसके बारे में और ना ही हर कोई बना पाता है।
आपको तो पता ही है कि पूरे मुंबई में रीजनल वाले टैटू मैं ही बनाता है। रुक क्यों गया रे? इसके आगे वो बोल जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये टैटू तूने बनाया है? इस लड़की को जानता है तू? अब इतनी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता इस बात की। बस हाँ, इतना बता सकता हूँ कि आज तक सिर्फ 2 लोगों के ही ऐसा टैटू बनाया है मैंने, और उसमें से एक लड़की थी। बातें मत घुमा ताशी। बोला ना ये केस पर्सनल है। आज मदद चाहिए तेरी। ताशी ने इतना सुनने के बाद आगे कुछ नहीं बोला। यूं तो अपने कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और को देना उसके उसूलों के खिलाफ था, मगर यहाँ उसके सामने वो इंसान था जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। उसने तुरंत अपनी डेस्क में रखा रजिस्टर खोला और एक पन्ना फाड़कर इंस्पेक्टर अर्जुन के हाथ में थमा दिया। हेलो बट्टी। 5 बजे और गाड़ी का नंबर प्लेट नकली था। आगे अब क्या करना है वरना समझ में ना आ रहा भाई। हाँ तू समझ भी मत। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तू वहाँ पहुँच जा आधे घंटे के अंदर। मैं भी आ रहा हूँ। अगले आधे घंटे में बोरीवली के एक छोटे से सिगरेट से जले हुए थे और किचन के सिंक से खाना सड़ने की बदबू आ रही थी। तभी अर्जुन को फिर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वही आवाज जो उस रात आई थी, शावर के चलने की आवाज। बट्टी, बाथरूम। दोनों ऑफिसर्स तेजी से बाथरूम की तरफ भागे और वहां उन्होंने जो देखा उनकी उम्मीद किसी को नहीं। जमीन पर उसी लड़की की नंगी लाश पड़ी हुई थी और खून बहते बहते उसके उसी टैटू को जैसे नहला रहा था। किसी ने चाकू से उसका गला रेत दिया था। वो टैटू देखकर भाटी को सब समझ आ गया कि ये वही लड़की है जो उस रात अर्जुन के साथ लीला होटल के रूम नंबर 206 में थी। यो क्या है? इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, उसे एक और आवाज आई, कांच की आवाज। कोई अभी घर से बाहर निकला है उन टूटी बोतल्स के ऊपर चढ़कर। भाटी, बाहर कोई है देख। मैं इधर से जाता हूँ। 5 बजे तू पाछा रास्ते से आ। भाटी आगे के गेट से भागा। उसे बहुत दूर एक कम कद का आदमी भागता हुआ दिखा। उतनी देर में अर्जुन भी पीछे वाले रास्ते से सड़क तक पहुंचा, पर वो आदमी उन दोनों की ही पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। भाटी अभी भी रुका नहीं। वो फिर भी भागा उस आदमी के पीछे। ये देखकर अर्जुन जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठा और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। भाटी भी गाड़ी में बैठा, बंदूक घुमाई और उस आदमी पर तान दी। वो उस आदमी के करीब जितना जा रहे थे, वो आदमी उतना ही दूर भागा जा रहा था। भाटी ने उसे रोकने के लिए ट्रिगर दबाया और गोली जाकर सीधा उसके दाहिने पैर पर लगी। दोनों ऑफिसर्स को लगा कि अब तो वो उसे पकड़ ही लेंगे, पर उतनी ही देर में एक बड़ी गाड़ी आई और उस आदमी के सामने रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गाड़ी तेज रफ्तार से बहुत दूर चली गई। अर्जुन और भाटी की पहुंच से बहुत दूर। ये शायद एक आखिरी कड़ी थी इस केस के करीब पहुंचने की, पर अब वो भी हाथ से निकल गई थी और राधिका को गायब हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुका था। वो जिंदा है भी या नहीं, ये बात अर्जुन को भी नहीं पता थी। Ladies and gentlemen, thank you for joining us today. We are here to celebrate young leadership and to hear from some of the most reputed figures in law, governance, and forensic science. Please welcome Maharashtra's Honorable Cabinet Minister, Mr. Prabhakar Damle. अंधेरी का एक बड़ा ऑडिटोरियम, एक बहुत बड़ा मजमा ऑडिटोरियम की सीट्स घेरे बैठा था। मौका था एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सामने डायस पर बीचों बीच बैठा है आज का चीफ गेस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर प्रभाकर दामले। बराबर में उनका 20 साल का बेटा राघव दामले, चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर रघुराम आनंद, अलग अलग मीडिया हाउसेस से आए रिपोर्टर्स। मेरे मीडिया के साथ ही और मेरी जनता, मैं आज यहाँ एक नेता के रूप में नहीं, एक कर्मयोगी के रूप में आया हूँ। पिछले 15 साल में महाराष्ट्र की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ एम्पावरमेंट के लिए
हमारी पार्टी ने जो काम किया है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमने हर कस्बे में सीसीटीवी लगवाए, 24 घंटे का क्राइम मॉनिटरिंग सेल बनवाया और यूथ के लिए युवा उड़ान योजना के जरिए 5 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित की हैं। पर आज का दिन सिर्फ विकास की बातें करने का नहीं है। आज मैं एक पिता के रूप में भी आपसे कुछ बोलने आया हूँ। आज यहाँ मेरे साथ मेरा बेटा भी है, राघव। सिर्फ मेरा बेटा नहीं, महाराष्ट्र का बेटा, युवा प्रतिनिधि, एक स्कॉलर, एक एंटरप्रेन्योर, एक समाज सेवी। शांत हो जाइए, शांत। मुझे पता है आप सबके मन में भी कई सवाल चल रहे हैं, सबका जवाब मिलेगा। मेरा बेटा इस पार्टी का हिस्सा बनकर हमेशा से समाज के विकास के लिए काम करना चाहता था। पर यह तो हम सबको पता है ना कि नेक सोचने वालों के साथ कभी कुछ नेक होता नहीं है। मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे एक झूठे हिट एंड रन केस में फंसाया गया। हाँ, वही केस जिसकी हेडलाइंस आप सबने अपने अपने चैनल्स में दिन रात चलाई। जबकि सच तो ये है कि उस रात वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो दुर्घटना हुई उसमें मेरे बच्चे का कोई हाथ नहीं था। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं। और ये समझाने के लिए हमारे साथ है चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर रघुराम आनंद। डॉक्टर आनंद, मैं साहब उम्मीद करता हूँ कि आप इस केस की एविडेंस के साथ सच्चाई सबके सामने रखेंगे। ऑडियंस में एक तरफ से तालियां बजनी शुरू हुई और फिर पूरे ऑडिटोरियम में आग की तरह फैलने लगी। डॉक्टर आनंद इन्हीं तालियों के बीच डायस पर आए। बिल्कुल। डिटेल टॉक्सिकोलॉजी और ब्लड एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि उस दुर्घटना में जिस इंसान की जान गई उसकी डेथ टाइमिंग राघव के उस जगह पहुंचने से पहले की है। और तो और हमारी लैब ने विक्टिम के खून में भारी डोज में ड्रग्स भी पाए गए हैं। इस बात से ये साफ साबित होता है। इस बात से ये साबित होता है ना साहब कि घोर कलयुग शुरू हो गया है। झूठ को छुपाने के लिए गिद्धों ने सच को घेरना शुरू कर दिया है। Who is this? और मेरा माइक क्यों नहीं चल रहा है? ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग चौंके। आखिर ये आवाज कहां से आई? लेकिन तभी उनके सवालों को जवाब तब मिला जब वर्दी पहने अर्जुन गजबजे स्टेज पर पहुंचा। इंस्पेक्टर अर्जुन गजबजे सर, अरे चौंकने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? अपने माथे से टपकते पसीना सिर्फ यही बता रहा है कि आपके लिए मैं कोई अनजान तो नहीं हूँ और मेरे लिए भी वो गवाह अनजान नहीं है जिससे आप पट्टी से छुपा रहे हैं। तो फिर ये छुपन छुपाई क्यों खेलना भाई? अब आप सच बताएंगे या मैं शुरू करूं? अर्जुन को अपने सामने देखते ही डॉक्टर आनंद के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। इस समय उनके चेहरे पर वही भाव थे जो एक नौसिखिए चोर के मुंह पर होता है उसके पकड़े जाने से पहले। बकवास मत करो। एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस को इस तरह डिस्टर्ब करके अपनी जान में मत आने दो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ इंस्पेक्टर अर्जुन। अरे तो टेंशन तो ले तो बेरा ना है कि थारे खुद के कुकर्मों की वजह से थारे साथ क्या हो सकता है। बहुत देर से स्टेज पर बैठे अवाक देख रहे मिनिस्टर का खून एकदम से खौला और वो उठ खड़ा हुआ। गुस्से में माइक जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाया, अरे क्या मजाक हो रहा है ये? इनको कोई निकालेगा यहाँ से या नहीं? अरे मंत्री जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम खुद निकल जाएंगे यहाँ से, मगर आपके बिना थोड़ी। और सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके प्यारे लड़के के साथ एंड ऑब्वियसली हमारे फेवरेट डॉक्टर आनंद के साथ। देखिए मंत्री जी का भाषण तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, आज हमारी भी सुन लीजिए। हाँ मंत्री जी, आप भी सुन लीजिए। मीडियाओं, स्लोली बोलूंगा, अच्छे से लिखना। फ्रंट पेज की न्यूज है। यो हम लोगों के सामने एक झूठा डॉक्टर खड़ा है जिसकी सारी रिपोर्ट्स झूठी सा है। अरे खड़ा है झूठा मंत्री जिसने एक औरत को किडनैप कराया, और एक झूठा युवा नेता खड़ा है जिसने ड्रग्स के नशे में एक मासूम इंसान की जान ले ली। बकवास है ये सब। ये विपक्ष की चाल है। कोई सबूत है इस बात का? एक बात का नहीं, तीनों बातों का है। ये आवाज सुनते ही स्टेज पर खड़े मंत्री और डॉक्टर आनंद की हवा निकल गई। मीडिया के सारे कैमरेज अब इस चेहरे की तरफ थे और ये थी राधिका गजबजे, वही राधिका
जिसने ये सब कुछ सबसे ज्यादा करीब से महसूस किया था। वो जो इस पूरे केस की शिखर थी। राधिका को देखते ही तीनों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। जितनी देर में वो कुछ सोच पाते या कोई बात आगे बढ़ती, उससे पहले स्टेज पर कुछ हलचल हुई। मिनिस्टर का बेटा बहुत चालाकी से साइड से निकलने के लिए भागा और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसके सामने खड़ा था इंस्पेक्टर भाटी, जिसने एक झपड़ में राघव को जमीन पर गिरा दिया। यह सब साजिश है, ऑपोजिशन की चाल है। तुम लोगों को पता भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ। आप जैसे लोग सिर्फ राजनीति के दागियों को शराफत का सर्टिफिकेट देते हैं, सच की डिग्री हम जैसे लोग लेकर आते हैं। शर्म नहीं आई? अपने बेटे का ब्लड सैंपल तक बदलवा दिया। क्या लगता है हम चूतिए हैं? हर बार मैं सैंपल को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखती हूँ फॉर बैकअप, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ना हैम्पर हो। और उसकी ब्लड सैंपल की प्रोफाइल ये साफ करती है कि ड्रग सैंपल्स तो इनके बेटे के खून से मिले हैं। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे। इतनी रिसर्च तो आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जब मेरे सो कॉल्ड सीनियर डॉक्टर आनंद ने मुझसे इन रिपोर्ट्स को उन्हें हैंड ओवर करने को कहा था, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ होगी, मगर आप लोग इतना गिर जाएंगे ये नहीं पता था। मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जब डॉक्टर आनंद को लगा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगी, तो इन्होंने पूरा फुल फ्लेश्ड प्लान बनाया मुझे पूरी पिक्चर से गायब करने का। बस एक मुश्किल थी। अर्जुन राधिका के करीब गया और उसे बाहों में भरते हुए बोला, उसका पति इंस्पेक्टर अर्जुन कचपचे है ना? उसका सेवियर। और इसीलिए एक प्लान के तहत पहले अर्जुन को फंसाया, वो भी इस तरह कि मेरे और उसके बीच में दरार आए। और जो अर्जुन कभी मेरा एक कॉल तक इग्नोर नहीं करता था, वो मेरे SOS मैसेज को ट्रैप समझ के इग्नोर कर सके। पहले तो अर्जुन को ट्रैप में फंसाकर होटल बुलाया, फिर वहां रखकर मेरे पति को फंसाने की कोशिश करी। जब वो भी काम नहीं चला तो उसको ब्लैकमेल करके एक बिल्डिंग में बुलाया गया। और इससे पहले कि अर्जुन समझ पाता कि ये क्या हो रहा है, मुझे किडनैप कर लिया। अरे प्लानिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी की थी। अरे वो तो भाटी से ना थोड़ा लेट हो गया। वो जो बिल्डिंग है ना, उसके पास खंबे का CCTV लाने में, वरना पता नहीं राधिका साला जिंदा होती भी या नहीं। मगर चूतियों ने जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर अर्जुन पर फायरिंग करवाई, वहीं पर भाभी को रख दिया। और तो और यो भी कहना कि जरा अनमैन्ड प्रॉपर्टी पर कर लेती हो सब। पूरी दुनिया जानती थी कि वो बिल्डिंग किसके नाम पर है। अरे अपने मंत्री जी के नाम पर है। हाँ, लो एफर्ट वर्क तो था भाई। जिस गाड़ी से किडनैप किया उसी गाड़ी से पैसे भी लेने आ गए। वही गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जा रही थी। अब मंत्री जी, आपको तो पता ही है ना कि ऐसे तो प्रूफ मिल ही जाते हैं इजली। यू हैव बीन इनटू क्राइम इन पास्ट, राइट? ये सब बोलते बोलते अर्जुन ने तीनों के हाथों पर हथकड़ियां लगाई। अब तीनों में से किसी के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि वो बहुत गिल्ट में थे, मगर उनका दिमाग इस वक्त वो स्ट्रेटेजी बनाने में मशगूल था। अचानक मंत्री जी चिल्लाए, मैं मंत्री हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, बिना वारंट का तो ना, मगर उसका जुगाड़ हम करके लाए हैं। हम पर IPC 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 365 किडनैपिंग और 201 एविडेंस टेम्परिंग के तहत केस दर्ज हो चुके हैं। आइए मंत्री जी, चलिए थोड़ी ठंडी हवा खिलावे हैं तुमने। और डॉक्टर आनंद, आप कद तो थोड़ा छोटा है पर भागते बहुत कमाल के हैं। खैर अभी तो पैर पर लगी गोली के कारण भाग भी नहीं पाएंगे। चलिए जेल के ना क्लिनिक में इलाज करवाते हैं आपका। ऑडिटोरियम का माहौल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा एक कोर्ट रूम जैसा हो चुका था। रिपोर्टर्स अपने फोन से लाइव जा रहे थे। कुछ लोग तो बस आंखों से डिसबिलीफ में सब देख रहे थे और दूर कोने में अर्जुन और राधिका एक दूसरे को देख रहे थे। I'm really sorry अर्जुन, मैंने तुम पर शक किया। मुझे विश्वास करना चाहिए था तुम पर। यही तो दिक्कत है तुम वाइफ लोगों की रे। साला पति पर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर एक बात बताओ, you still fucked her, right? Was she better than me? ये सब क्या पूछ रही है तू? ये कोई बात है करने की? अभी तो सब बताया। हाँ चिल। वैसे भी now she is past, मर चुकी है। जाने दो, तुम्हारी एक्स समझ के भूल जाऊंगी। चलेगा ना? ए भाटी, तेरी भाभी पागल हो गई है रे। इसको पकड़, I mean, मुझे पकड़। Eight.
अर्जुन, अर्जुन जरा इधर आना। शाम की घड़ी 7 बजने को थी। घर के हर कोने में लजीज खाने की खुशबू फैली हुई थी। तैयारी किसी दावत जैसी मालूम होती थी। घर सजा हुआ था। सारे फ्लावर वासेस में नए फूल और एक रौनक थी जो कई दिन बाद वापस आई थी। राधिका किचन में खड़े होकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी और दुनिया के लिए डैशिंग इंस्पेक्टर के नाम से मशहूर अर्जुन गजबजे इस वक्त किसी बच्चे की तरह राधिका को देख रहा था। राधिका बार बार किचन में घूम घूम कर काम कर रही थी और वो किचन की दीवार से कंधा टिकाकर उसे निहार रहा था। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों के लिए और स्पेशली उनकी शादी के लिए काफी ट्रॉमेटिक रहा था। मगर जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह और सुनहरी मालूम होती है, उनका एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन और प्यार भी ज्यादा मालूम होता था। अचानक अर्जुन की आंखें राधिका के चेहरे से फिसली। उसकी दुबली गर्दन, सुडौल हाथ और साड़ी के पल्लू के बीच से झांकती पतली कमर पर पहुंची। उसके बदन पर एक तेज झुरझुरी सी पैदा हुई और अर्जुन के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन राधिका के करीब गया और उसके बैकलेस ब्लाउज पर से उसके बदन को यूं छुआ कि राधिका के हाथों से बेलन छूटकर सीधा जमीन पर गिरा। अर्जुन, नॉट नाउ, खाने की तैयारी करनी है। इससे पहले राधिका आगे कुछ बोलती, अर्जुन ने अपनी कलाइयां इस्तेमाल करते हुए उसे घुमाया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अर्जुन के होंठ उसके होठों पर थे और खेल खत्म। राधिका ने अपने होठ खोल दिए। अब राधिका के शब्द भारी आंखों में बदल गए थे। राधिका की आंखें कभी बंद होती, कभी खुलती और जब खुलती तो उनमें लाज भर आती। उनके हाथ अब भी हवा में थे और अर्जुन के हाथों का दायरा उसकी कमर से थोड़ा और कस गया था। यहां अर्जुन के हाथ उसके बदन पर फिरते और वहां वो किसी सितार के तार की तरह कांपने लगती। अर्जुन, नॉट द टाइम। अर्जुन, नॉट द टाइम, खाना जल जाएगा। जलने दो, जलने दो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि उनके आने से पहले ना मैं तुम्हारी थकान मिटा दूं। राधिका अब बिल्कुल अर्जुन के करीब थी। उसका सारा ध्यान अब सिर्फ अर्जुन पर था, न गैस पर न रोटियों पर। उसके हाथों का स्पर्श जैसे सच में हर थकान और पूरे दिन का बोझ मिटा रहा था। अर्जुन उसके इतने पास था कि उसकी सांसें अब राधिका की गर्दन को छू रही थी। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उसकी साड़ी की सिलवटें उसके हाथों के नीचे से फिसलती चली गई। उनके बीच सिर्फ मोहब्बत थी। शब्द खत्म हो चुके थे। अब उनके सिर्फ एक कंपन दौड़ रही थी, छुअन की कंपन। मगर जादू जैसा ये सब तोड़ा डोरबेल ने। राधिका ने तुरंत आंखें खोली, घबराते हुए और साड़ी का पल्लू संभालते हुए अर्जुन से दूर हटी। अर्जुन के होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे फिर एक शरारत सूझ रही हो। अर्जुन, जल्दी जाके दरवाजा खोलो, भाटी होगा, टाइम हो गया है। क्या टाइमिंग है यार इस आदमी की। हर बार क्लाइमेक्स पे साला एंट्री मारता है। अर्जुन ने अपना कुर्ता ठीक किया, बाल थोड़े संभाले और दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था इंस्पेक्टर भाटी, हाथ में मिठाई का डब्बा, मुंह पर यूजुअल चीकी स्माइल। देख भाई, वैसे तो मैं कोई व्योमकेश बख्शी ना हूं, मगर थारे माथे पे पसेना कुछ कहानी कह रहा है। दरवाजा भी इतनी देर से खुला गया है, लग गया है अंदर कोई स्पेशल सीन चल रहा है भाई। हाँ हाँ, इन योर स्टाइल बुआ नाचे मेरी। चिल्लर लाए है ना, चल अंदर। क्या बात है, घर तो होटल से भी ज्यादा महंगा लग गया है। अरे इतना शाही इंतजाम। आओ भाटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। झूठ। बस करो अर्जुन, गर्मा गर्म रोटियां तैयार हैं। डाइनिंग टेबल पर आ जाओ आप लोग, 5 मिनट में खाना लगाती हूँ। अबे चुप करके बैठे यार डाइनिंग टेबल पे, बाद में बताता हूँ तुझे। भाटी ने डाइनिंग टेबल पर नजर डाली। सब कुछ सज चुका था। दाल मखनी, शाही पनीर, जीरा राइस, गार्लिक नान और मीठे रसगुल्ले। उसके मुंह में पानी तो आया, मगर उसके दिमाग में कुछ था जिसने उसे उस डिनर टेबल के पास जाने से रोक दिया। वो बोला,
भाभी आप अन्नपूर्णा की मूरत हो सच में। अरे जैसे खिचड़ी पर जीने आड़े नहीं कहाँ दावत देखने को मिलती है। लेकिन एक दिक्कत है, आज लगा कोन्या यो खाना नसीब होएगा मना है। अबे ये सब क्या बकचोदी है रे? इतनी मेहनत से उसने सब तैयार किया और तू साले। भाटी भैया कुछ खराब लगा क्या? अरे ना ना वैसा कुछ ना है। अर्जुन और मन ने अभी तुरंत निकलना होगा, इमरजेंसी से। कैसी इमरजेंसी? फोन कहाँ रहा तेरा? पता नहीं, शायद चार्जिंग पर है। हाँ तभी मिनिस्ट्री से आता फोन ना देखा गया होगा। मिनिस्ट्री का कॉल? इमरजेंसी? तो कुछ साफ साफ बोलेगा। तीनों की बातें अभी शुरू ही हुई थी कि भाटी ने टीवी का रिमोट उठाया और न्यूज चैनल लगा दिया। अरे जानते देख ले। अरे सुन, ब्रेकिंग न्यूज, एक पैसेंजर फ्लाइट BJA 370 जो मुंबई से एम्स्टर्डम जा रही थी मिड एयर क्रैश हो गई है। फ्लाइट में 370 लोग सवार थे। इनिशियल रिपोर्ट्स टेक्निकल मालफंक्शन का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है। भाटी ने एकदम से रिमोट नीचे रखा, स्क्रीन की तरफ घूरते हुए बोला, देश में इतनी बड़ी घटना होगी है और तन्ने मालूम तक ना है। अरे 370 लोग थे क्रू मिलाकर, एक भी कोन्या बचा। मिड एयर क्रैश, टेक्निकल मैलफंक्शन, इतने बड़े लेवल पे? कुछ तो गड़बड़ सा भाई। मिड एयर एक्सप्लोजन बिना किसी मेडे कॉल के। अरे कोई इमरजेंसी अलर्ट भी ना था। 370 लोग एक पल में सब खत्म। ये बहुत बड़ी न्यूज है। एक बार में इतनी सारी कैजुअलिटीज। अगर मैं ठीक हूं तो मिनिस्ट्री से कॉल इसी वजह से आ रहा है। देश में हाई अलर्ट है। मेरा कोई टेररिस्ट अटैक है या कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर कोई साजिश। हो सका है कोई एक्सीडेंट ही हो। फ्लाइट एम्स्टर्डम जा रही थी, एक रेगुलर कमर्शियल रूट पर। और लगा है ओपन एंड शट केस है। हाँ हो सकता है बिजली गिरी हो, लेकिन उस केस में भी इतनी तबाही नहीं बचती यार। मुझे एक बात ना बड़ी अजीब लगी। एयरलाइन का रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, इतना साइलेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ अब तक। ठीक कह रहा है तू। हो सकता है अपना मामला क्लियर कर रहा हो। ये भी कुछ कह ना सकते भाई। सुनने में आ रहा है प्लेन का मलबा जहां जहां गिरा काफी तबाही मची है। मुंबई के कई इलाकों पर पड़ा है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता उन फैमिलीज की हो रही है जिनके घर वाले इस हादसे में गुजर गए। इट्स टू डिफिकल्ट। अर्जुन थोड़ा रुककर स्क्रीन पे डिटेल्स देख रहा था। फ्लाइट का नंबर, क्रैश टाइमिंग, कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ बार बार देख रहा था, जैसे कुछ मैच करने की कोशिश कर रहा हो। अब अभी एक काम कर दो, यू खाना जल्दी से पैक कर दो। हाँ साले भूखे आदमी, किसी और दिन करते हैं राधिका ये सब। अभी भागना होगा। ये देख दोबारा फोन आ रहा है। जी सर, सॉरी सर, अभी देखा फोन मैंने। यस सर, वी आर लीविंग। चलना पड़ेगा। अर्जुन का फोन वाइब्रेट करता है। एक इंटरप्रेट नोटिफिकेशन आती है, इमरजेंसी अलर्ट, क्लास ए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, ऑल ऑफिसर्स असेंबल्ड एट सी विंग नाउ। ए भाटी, ये देख। हमारे पास भी आया है एकदम सेम मैसेज। SOS सिग्नल है, जल्दी बाज ले। मामला और बड़ा होता नजर आ रहा है। कुर्ता बदलकर और हाथ में एक टिफिन लेकर अर्जुन और भाटी बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ भागे। ऐसा कम होता था जब वो दोनों साथ में हो और बात न कर रहे हो, लेकिन ये पल ऐसे ही रेयर मोमेंट्स में से एक था। वो दोनों अपने अपने दिमाग में इस इंसिडेंट को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। मन में एक डर भी था कि कहीं उन 370 लोगों में से कोई उनका अपना ना हो। हर बड़ा हादसा ये डर तो साथ लाता ही है। अर्जुन को याद आ रहा था कि कैसे 26/11 हमले के वक्त उसकी आई मुंबई रेलवे स्टेशन का बोलकर घर से निकली थी। जब हमले की खबर आई तो पहला ख्याल आई का ही आया था। वो तो शुक्र है कि आई सही सलामत रही। पार्किंग में जिस जगह अर्जुन की गाड़ी खड़ी थी वहां एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने गाड़ी खोली और वो दोनों बैठे। चला भाई। हाँ चल रहे। मेरे उससे पहले रेडियो चला, क्रैश को लेकर अपडेट को भी सुनने का रहेगा ना। अर्जुन ने डैशबोर्ड की नॉब को घुमाया। FM फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक स्किप होने लगी और आया एक सडन साइलेंस। अर्जुन ने गाड़ी चला दी। इस बार भाटी ने FM की नॉब घुमाई। FM फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक स्किप होने लगी और आया एक सडन साइलेंस।
सिग्नल गया के? स्क्रीन पर कोई स्टेशन आईडी नहीं, सिर्फ एक वेव फॉर्म ब्लिंक कर रही थी बिना किसी नाम। अरे यू चलता है ना रे? हाँ बिल्कुल चलता है रे। तभी गाड़ी के स्पीकर्स बज उठे। पूरी गाड़ी में एक भारी आवाज गूंजी, मगर ये आवाज किसी आरजे की नहीं थी। हेलो मिस्टर अर्जुन गजबजे एंड मिस्टर करण सिंह भाटी, मुझे ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन और भाटी दोनों एकदम अलर्ट हो गए। अर्जुन ने तुरंत वॉल्यूम थोड़ा कम किया, लेकिन रेडियो बंद नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में आप सेंट्रल मुंबई के ट्रैफिक से जाकर मिल जाएंगे, मगर उससे पहले आप इंतजार एक और चीज कर रही हैं। एग्जैक्टली 20 मिनट में भाईकुल्ला अंडरब्रिज के सिग्नल के पास पहुंच जाइए। और एक और बात, अगर इस गाड़ी की स्पीड 30 के ऊपर चली गई तो आप ये गाड़ी भी उसी तरह उड़ेगी जिस तरह हवा में वो पैसेंजर प्लेन उड़ा था। भाटी का हाथ गियर के ऊपर फ्रीज हो गया। अर्जुन और भाटी ने एक दूसरे को बोला, मगर कुछ बोले नहीं। कार के एसी तेज था, मगर इसके बावजूद उनके माथे पर पसीना साफ था। क्या बकवास है यू? कोई प्रैंक कर रहा है क्या? प्रैंक नहीं लगता है। दिस गाय नोज आवर नेम, प्रैंक्स और अब हमारी लोकेशन भी। ये कोई फिल्म नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन अगर आपने 20 मिनट में मुझे सीरियसली नहीं लिया तो आप दोनों का निशान नहीं बचेगा। नाम बचेगा, वो भी बस आपके चाहने वालों के दिलों में और कल के अखबार की हेडलाइंस में। 2 डेकोरेटेड सोल्जर्स ब्लोन टू पीसेस इन देयर ओन कार। अर्जुन ने स्पीडोमीटर देखा। गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, मगर भाटी और अर्जुन की हार्ट बीट उससे कई गुना तेज। क्या इस बार वो किसी का निशाना थे? He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। He's a bad boy, he's a bad boy, he's a bad boy, motherfucking bad boy. Bad, 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 bad boy. Bad boy. ये कोई फिल्म नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन अगर आपने 20 मिनट में मुझे सीरियसली नहीं लिया तो आप दोनों का निशान नहीं बचेगा। नाम बचेगा, वो भी बस आपके चाहने वालों के दिलों में और कल के अखबार की हेडलाइन, 2 डेकोरेटेड सोल्जर्स ब्लोन टू पीसेस इन देयर ओन कार। हादसा कितना दुखद होगा ये इस बात पर तय करता है कि आपका उससे रिलेटेबिलिटी फैक्टर क्या है। अगर हादसा किसी ऐसे के साथ हो जिन्हें आप जानते ना हो तो हादसा दुखद होता है। इंसानियत के नाते आपको बुरा लगना तय है। अगर हादसा किसी ऐसे के साथ हो जिसे आप जानते हो, मिले थे, तो हादसा दिल तोड़ सकता है। मगर जब हादसा खुद के साथ होने वाला हो तो दिल ही नहीं, हौसला भी टूटता है और सांसें भी। भाटी और अर्जुन को अपने साथ होने वाले किसी हादसे का अंदेशा था। वैसे तो वो जानते थे कि उनकी गाड़ी में इस आवाज का गूंजना किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन अगर ये धमकी सच्ची है तो उनकी गाड़ी की स्पीड 30 से नीचे जाते ही उनकी गाड़ी में एक धमाका होगा और कल दुनिया को ये सब हादसे की तरह ही लगेगा। ये सब क्या है? वो मैं सुन सकता है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। देख, गाड़ी में कैमरा वगैरह कुछ नहीं है, अपनी तरफ चेक कर। कुछ ना है यानी ये सब। 1 मिनट प्लेयर पर देख तो, ये कोई सीडी चल रही है या लाइव रेडियो नहीं है ये? मतलब ये सब लाइव को ना? नहीं रे, ये जो भी है ना बहुत शाना लगता है मेरे को। देख, साले ने सीडी में सारी बातें रिकॉर्ड की है। अगर आप लोग खासे चूतिए नहीं हैं तो अब तक 2 बातें फिगर आउट कर चुके होंगे। पहली कि मैं लाइव नहीं बोल रहा, और दूसरा कि यू आर काइंडा हाईजैक्ड।
अगर दूसरी बात फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू। भाई झूठा है यू साला। अब अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सोचिए कि मैं क्यों आपकी गाड़ी हाईजैक नहीं कर सकता। I mean, अगर मैं आपके बिना जाने आपकी गाड़ी के प्लेयर में सीडी लगा सकता हूं, आप लोगों को मेरी बात सुनने पर मजबूर कर सकता हूं, यहां तक कि किसी ट्रैफिक साइन के बिना आपकी स्पीड लिमिट करीब 25 मिनट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। आपको बिना सुने आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल एंटिसिपेट कर सकता हूं, तो कम ऑन इतना तो विश्वास रखिए ना मुझ पर। बाय द वे, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो अगले 2 मिनट में आप एक पुल के करीब होंगे जिसके आगे एक पेट्रोल पंप होगा। अर्जुन ने गाड़ी की विंडशील्ड से बाहर झांका तो उसका दिल बैठ गया। वो पेट्रोल पंप का साइन देख पा रहा था। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वेरी गुड। तो गौर कीजिएगा कि पेट्रोल पंप से सटा हुआ घर मेरा ही है। आ जाइए, बट रिमेंबर, गाड़ी की स्पीड 30 से नीचे गई तो अरे चोरी चोद के पागल हो गया के? गाड़ी रोक के बना इसका घर कैसे जाएंगे? अरे गाड़ी रोक दी तो फाट जाएगी। अभी सोचने का टाइम नहीं है रे, कुछ करने का टाइम है। कूदना पड़ेगा। बड़ी चोद प्लेन में क्या? वेरी गुड। जो कूद देगा स्काई डाइविंग ना चल रही हो। वेरी गुड। मालूम है मेरे को, उपमा मत दे वरना रोस्टेड इडली हो जाएगा, समझा? गाड़ी को ना जाने दे नाले दे। मेरे काउंट पर कूदना। 3, 2, 1। ये कहते ही भाटी और अर्जुन गाड़ी से कूद गए और गाड़ी कंट्रोल खोकर सीधे नाले में गिरी। वो सुनसान इलाका था, वरना ये किसी बड़े एक्सीडेंट से बड़ा नहीं होता। भाटी तुरंत उठा और अर्जुन के पास आया। बॉस पापड़ी के साला, कूदा दिया। चली गाड़ी से, गाड़ी पलटी भी नहीं साला गिरने के बाद। हाँ मैं तो कह ही रहा था। चल खड़ा हो जा, यही है ना इस भोसड़ी आड़े का घर। ये विषय देखता है। ए भाटी सुन ना। बोल। ए देख, कहीं मेरी पैंट तो नहीं फट गई है ना रे? नारे काज बजे, ये पैंट ना फटी, हरी गेंद जरूर फाट गिला गया है। भाटी और अर्जुन ने सामने देखा, पेड़ पौधों से ढका हुआ एक डुप्लेक्स। पूरे घर के पास एक कमरे में लाइट जल रही थी, बाकी पूरा घर अंधेरा था। भाटी और अर्जुन को अब मालूम था कि जो भी उसे खेल रहा है वो बहुत शातिर है, इसलिए हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना हो। उन्होंने जीन्स में घुसी हुई अपनी अपनी सरकारी पिस्तौल निकाली और उस घर की तरफ बढ़े। सधे कदमों से बढ़ रहे अर्जुन के मन में इस वक्त कई सवाल थे। कौन था ये आदमी? क्या ये आदमी उसका या भाटी का कोई पुराना दुश्मन था या कोई नया पापी? भाटी को इसकी टाइमिंग देखकर लग रहा था कि कहीं इस बात का उस प्लेन क्रैश से कोई रिश्ता तो नहीं। भाटी ने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने एक साथ दरवाजे पर लात मारकर उसे गिराया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और अंदर गुप्त अंधेरा देखकर अर्जुन चिल्लाया, अबे ओए शाने, बाहर निकल माधरचोद। ये सारा साड़ा है अपने आप ने बड़ा ब्योमकेश बक्सी समझ रहा है साड़ा बावड़ी कैंड। तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी और काले गुप्त अंधेरे में रोशनी भर गई। कुछ देर के लिए तो भाटी और अर्जुन की आंखें चौंधिया गई, मगर फिर जैसे ही उनकी आंखों ने ब्राइट लाइट के साथ एडजस्ट किया, उन्हें एक आवाज के साथ एक आदमी उनके सामने आता दिखा। 35-40 साल का एक आदमी छड़ी के सहारे लंगड़ाता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, चोरी चोद, मादर चोद, इन गालियों से मुझे सख्त नफरत है। इसलिए नहीं कि ये गालियां हैं, आई लव गालियां, ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, मगर आई हैव प्रॉब्लम विद दीस शोविनिस्टिक। प्यासे कुएं तक आते हैं। राई वेड़ीचोद, बोला ना, नो शोविनिस्टिक गालियां। एक सेकंड भाटी, हमारा काम कैसे रे? क्यों मिलना चाहता था हमसे तू? हाँ, फाइनली a worthy question to answer. So Mr. Arjun Kajbaje, are you familiar with the plane crash? Well, I have something to tell you about the crash. अर्जुन और भाटी जो अब तक इस पूरे चुतियापे को बहुत ही ऊंची नजर से देख रहे थे, ये सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। ये आदमी जो ठीक से चल भी नहीं पाता था,
जो आसमान में इतनी ऊंचाई पर हुए एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश के बारे में क्या जानता था? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है तू? एक तो ना तुम पुलिस वालों की दिक्कत ही यही है, सबसे प्रिडिक्टेबल एंगल्स पर सोचते हो। कहीं कोई हाईजैक हो जाए तो सीधे पाकिस्तान, ISI वगैरह वगैरह। थिंक लोकल समटाइम्स। क्या मतलब? इस क्रैश में तेरा भी कुछ आता है? हाँ, मैंने तो करवाया वो। किडिंग रे, थोड़ा मस्ती कर रहा था। मैं चल तो पाता नहीं, प्लेन क्रैश ऊंची चीज है। मैं तो बस ये बताना चाहता था कि आप जिसे प्लेन क्रैश समझ रहे हैं, एक एक्सीडेंट समझ रहे हैं, I mean जिसे पूरी दुनिया एक्सीडेंट समझ रही है, वो क्या? वो प्लान्ड था। इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। ऑर्केस्ट्रा? अरे मेरा मतलब है कि वो हुआ नहीं है, करवाया गया है। भाटी और अर्जुन शॉक्ड थे। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिली थी उसे प्रोसेस करने के लिए उन्हें एक पल लगा। अर्जुन रुका और चुप्पी तोड़ते हुए बोला, लेकिन हम तेरी बात क्यों माने रे? क्या मतलब? तूने अपनी उंगलियों पर। लेकिन साउथ ब्लॉक की एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। टेबल के इस पार बैठे थे मुंबई से अर्जेंट नोटिस पर दिल्ली बुलाए गए स्पेशल ऑफिसर्स अर्जुन कस्बजे और करम सिंह भाटी, और टेबल के उस पार बैठे थे होम सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 ऑफिसर्स और होम मिनिस्टर। प्रेस तो इससे स्टिल एक टेक्निकल फेल्यूर बता रही है, एक मेंटेनेंस लैप्स, बट द रियलिटी इज फार मकिया। और एक और बात है जो हम लोग नहीं भूल सकते। और वो क्या सर? फ्लाइट VWS 307A के क्रैश में 370 पैसेंजर्स की मौत हुई, मगर उनमें से एक वाज VVIP। इट वाज कैरिंग भास्कर राव, ex-NSA, फॉर्मर रॉ स्ट्रेटेजिस्ट। वो 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे, लेकिन अब भी वो पूरी तरह इनएक्टिव नहीं थे। You know, a raw chief never retires, and technically he never did because he was under special intelligence contract for foreign missions. न जाने कितने ऐसे मिशंस हैं जो मिस्टर राव की स्ट्रेटजी के तहत थी, पाकिस्तान, चाइना और न जाने कहां डिप्लॉयड हैं। He was the man behind multiple successful operations across the border. उसका इस तरह एक प्लेन क्रैश में मर जाना किसी की चाल तो नहीं थी। It's a subject to investigation. His presence on that flight was confidential. Even most of you in this room didn't know, and now he's dead. और इसलिए तुम्हें इस केस की क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से तुम टीम में जाओगे तो अच्छे से हैंडल करना, चीजें समझना और हर एक बारीक से बारीक बात को छोटा मत समझना। अंडरस्टूड? यस सर। All known reports, logs and primary investigation are in this file. Good luck. कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते ही अर्जुन और भाटी दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। वो कभी फाइल देखते, कभी ये प्रोसेस करते कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। रह रहकर दोनों के दिमाग में वो एक ही नाम घूम रहा था, भास्कर राव। एक ऐसा नाम जिसके बारे में आम जनता तो दूर, इंटेलिजेंस के कई ऑफिसर्स भी सिर्फ कहानियों में जाने जाते थे। जब किसी हादसे में कोई ऐसा अपनी जान खोए जिसे आप जानते थे, तो हादसा थी भाई, तो कैमरा वैमरा लगा रखा है कैसे नहीं? कुछ तो गड़बड़ है रे भट्टी, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। अरे मैंने तो ये झाड़पू काला बाबा जैसा लगता है, बस रुद्राक्ष की माला की जगह कोट पहन के बैठा है। मतलब साइकिक क्रिमिनल? देख भाई, क्रिमिनल हो या ना वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी हवाले काटनी पड़ेगी। इस साले की क्या अथॉरिटी है जो हम पे रौब जमाता है? पहले अभी चल के मिलते हैं रे, देखते हैं क्या है इसके कॉन्फिडेंस के पीछे का राज। भास्कर राव की मौत अब एक नेशनल इमरजेंसी थी और क्रैश इस वक्त देश की सबसे बड़ी पहेली। लेकिन भाटी और अर्जुन के लिए एक पहेली उनकी जिंदगी में दस्तक दे चुकी थी, डीडी, जिसे सुलझाने या कम से कम समझने के लिए अर्जुन और भाटी एक बार फिर उसी घर की तरफ जा रहे थे जहां कल उन्होंने गाड़ी से कूदकर चोट खाई थी। अर्जुन और भाटी बिना नॉक किए सीधे अंदर घुसे। पूरा घर शांत है, सिर्फ एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। उस कमरे में एक कोने में बैठा था डीडी, जो इस वक्त एक पुराना एल्बम के पन्ने पलट रहा था।
ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें, एक छोटा सा बच्चा, एक मां की गोद में मुस्कुराता हुआ बचपन। डीडी ने जैसे ही अर्जुन और भाटी को कमरे में आता हुआ सेंस किया, उसने बोलना शुरू किया। दिस वॉज माई लास्ट समर विद मम्मा। उनको मैं हर हफ्ते एक नया कार्ड बना के देता था, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। पापा इन तस्वीरों से भी गायब हैं, लाइक ऑलवेज। एनीवेज, वेलकम बैक जेंटलमैन। चाय लेंगे या एनीथिंग स्ट्रॉन्गर? राय बाण का लोड़े, तूने अपने डैडी इशू सुनाने के लिए यहाँ बुलाया रे? टू शेम मिस्टर भाटी, आई लाइक योर विट, बट प्लीज यार गाली नहीं। हाँ हाँ, कोई शौक नहीं है, तू मुद्दे की बात कर। बातें जुड़ी होती हैं, पर सब लीनियर नहीं होता मिस्टर कचबचे। मुझे जब भी कोई ट्रेजेडी समझनी होती है, मैं उसकी भावनाओं पर पहले फोकस करता हूं। इससे कॉम्प्लेक्स चीजें भी कुछ आसान हो जाती हैं, यू नो। सी, ये एयरलाइन कंगाल होने को तैयार थी। पिछले 11 महीनों में उनके 3 मेजर रूट्स बंद हुए। 2 एयरक्राफ्ट नॉन ऑपरेशनल थे। पायलट्स स्ट्राइक पर थे 3 महीने पहले से। लेकिन एक चीज थी कंपनी के पास, इंश्योरेंस। मतलब तू कह रहा है यो क्रैश किसी इंश्योरेंस के पैसों के लिए? नॉट जस्ट कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं। एनवेलप में बैंक स्टेटमेंट्स हैं। 4 पीपल, 4 लोग, सभी विश्वास एयरलाइंस के पेरोल पे नहीं थे, लेकिन कनेक्टेड थे। पहला, राजेंद्र पवार, क्लीनिंग स्टाफ। क्रैश के 1 दिन बाद अकाउंट में 18 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। दूसरा, श्याम राठी, मेंटेनेंस का काम करने वाला एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर। उसके अकाउंट में 35 लाख रुपए आए क्रैश के तुरंत बाद। और तीसरा, ज्योति तनेजा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रिटायर्ड हेड की बेटी। इसके अकाउंट में ट्रांसफर 22 लाख हुए। तेरा दिमाग ठीक है रे। तेरे हिसाब से इस एयरलाइन ने खुद अपना प्लेन क्रैश करा लिया सिर्फ पैसा बनाने के लिए? नो नो नो, एयरलाइन ने नहीं, एयरलाइन के मालिक ने। फर्क है, ट्रस्ट मी, यू विल बी मीटिंग हिम सून। नाम यशवंत बजाज, सबसे बड़ा ट्रस्ट फंड बेबी, जो कभी ट्रस्ट वर्दी नहीं था। और तू ये सब जानता कैसे है? इंस्पेक्टर भाटी, कभी कभी लगता है आप मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे अपने सोर्सेज हैं, वही मेरा ट्रेड सीक्रेट भी है। अब ये तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन जितने सबूत आपको यशवंत बजाज के अरेस्ट के लिए चाहिए होंगे, वो इस एनवेलप में मिल जाएंगे। खैर, पिछली बार ड्रामा थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसके लिए अपॉलॉजीज। जाते जाते नई गाड़ी की चाबियां भी लेते जाइए, थोड़ा सेफर मॉडल है, ब्लास्ट रेजिस्टेंट। होपफुली। डीडी की मुस्कान में उतनी ही सार्कास्टिक मासूमियत थी जितनी एक मैजिशियन के फाइनल ट्रिक में होती है। अर्जुन ने छाबी उठाई, मगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। दोनों ऑफिसर्स बस कुछ सोचते हुए घर से बाहर आ गए। यार, मन लगा है कि वो आदमी है तो जीनियस ही। देख ना, अकेले ही सब कर लिया इसने। इतना सब क्रैक किया अकेले ही। यू नेवर नो कि ये जिस स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स हमें सुना रहा है वो इसने ही लिखी हो। रजत थारी शादी हुई है ना, शक के अलावा तना कुछ सूझा को ना। अरे यू आदमी हमारी हेल्प कर रहा है और तू इस पर शक करने लग रहा है। इस आदमी का इतना मिस्टीरियस होना ना मुझे खल रहे रे। अरे खलने दे भाई, अब उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे दिए हुए एविडेंस को वेरीफाई किया जाए। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच एक कांच से बना गढ़, बजाज टावर्स, विश्वास एयरलाइंस का हेड ऑफिस और ऑफिसर अर्जुन और भाटी का अगला स्टॉप। सर, मिस्टर बजाज इज इन अ मीटिंग, यू विल हैव टू। उसकी नेक्स्ट और आखिरी मीटिंग हम दोनों के साथ है, बता दो। और अगर मीटिंग लंबी होगी तो समझ लीजिए बोर्ड रूम से जेल का कॉरिडोर डायरेक्ट सा है। ऑफिस के ग्लास केबिन में बैठे मिले मिस्टर यशवंत बजाज। व्हाइट शर्ट, ओपन कॉलर, रोलेक्स, लेकिन आंखों में थकान और थकान में छुपा डर। सामने एक हाफ फिनिश्ड व्हिस्की और टीवी पे म्यूटेड स्टॉक टिकर्स। नमस्ते बजाज जी। अरे वहां इतना बड़ा कांड हुआ पड़ा है, आप विस्की पी रहे हो? I don't understand. What's this about? You must sir, you must. आपको फ्लाइट 370A का क्रैश तो याद होगा ना?
370 लोगों का मरना, ये तो याद होगा ना? यस, वेरी ट्रेजिक, बट व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी? As far as we know, everything. आप लोग प्लीज सब साफ साफ कहिए। अरे साहब, साफ साफ तो हमको मालूम ही है सब, हमसे क्या पूछते हैं आप? अब आप खुद बताइए, जिन लोगों ने आखिरी बार उस प्लेन को उड़ाने के लिए रेडी किया, उन्हीं लोगों को आपने क्रैश किए तुरंत बाद इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। एक तरफ आपकी कंपनी बैंकरप्ट है, आपके इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अटकी हुई है, और आप थोड़ा लॉजिक तो लगाना चाहिए ना सर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इम्प्लाइंग। ये फाइल समझा देगी सर। राजेंद्र पवार 18 लाख, श्याम राठी 35 लाख ऑफशोर, ज्योति तनेजा 22 लाख, ये आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है सर, तो फिर इनके पास प्लेन का एक्सेस कैसे आया? लुक, यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रेशर वी वर अंडर, लॉसेस, माउंटिंग डेट्स, बैंक थ्रेटनिंग सीजर। आई डिडंट मीन फॉर पीपल टू डाई, और वो सब कुछ बस एक हल्का माल फंक्शनिंग होना था, ऐसा क्रैश नहीं। साला तन्ना क्या लगता है तू दुनिया को चूतिया बना सकता है? तन्ना एक बार भी ख्याल ना आया कि उसमें जिंदा लोग थे, बच्चे, फैमिली, साले जानवर। बजाज के चेहरे पर घबराहट साफ थी। अर्जुन ने उसके सामने एक अरेस्ट वारंट रखा और उसे हथकड़ी लगाने लगा। यशवंत ने रेसिस्ट किया, मगर भाटी ने उसे कॉलर पकड़कर उठाया और बाहर ले जाने लगा। पूरा ऑफिस देख रहा था, मगर 2 पुलिस वालों से पंगा कौन लेता? यशवंत अपनी सेक्रेटरी को देखकर चिल्लाया, आई एम इनोसेंट, मेरी वाइफ को बोलो लॉयर को फोन करे। सर, आप लोग गलत कर रहे हैं। हाँ, तूने तो सब ठीक ही किया ना, तू तो देव मानुष है साला। चल, अब जिस भी लॉयर को बुलाना हो लॉकअप में बुलाना। चल बाटी। तो इसे लेकर गाड़ी में बैठ जा, मैं वॉशरूम होकर आया रहे। अबे साले, तेरी टंकी थोड़ी ज्यादा जल्दी नहीं भर जाती? चल साले, आऊं हूं मैं। भाटी वॉशरूम से बाहर निकलने को ही था कि उसका फोन बजा। सामने से भारी आवाज आई, और भाटी साहब क्या हाल है? डीडी, ये भी क्या हुआ? कुछ नहीं, हाल चाल पूछना था। सब ठीक रहा? यशवंत अरेस्ट हुआ? बस गाड़ी में बिठा लिया है, हथकड़ी लाग चुकी से। अरे वाह, बढ़िया है यार। डीडी तो आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर तू करता क्या है? हमारा मतलब यू सब बकचोदी के सिवा। अरे इतनी जल्दी क्या है भाटी साहब, पता चल जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है, आपके पास तो है ही कम से कम। क्या मतलब? फोन कट चुका था। भाटी वॉशरूम से बाहर आया और उस बिल्डिंग के गेट की तरफ बढ़ने को हुआ कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बजाज टावर का एक एक शीशा चकनाचूर हुआ। भाटी दूर जाकर गिरा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। वो हिम्मत करके उठा। हर तरफ अफरा तफरी मची थी, लोग यहां से वहां भाग रहे थे। भाटी अपनी गाड़ी की तरफ भागा, वो गाड़ी जिसमें उसने थोड़ी देर पहले अर्जुन और यशवंत को बिठाया था। धमाका उसी में हुआ था। भाटी जम गया, उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो चलते चलते रुका, उसके पैरों के नीचे कुछ था। भाटी ने नीचे देखा तो एक बैज था। बैज आधा झुलस चुका था। बैज पर लिखा था इंस्पेक्टर अर्जुन कसबजे। भाटी की आंखें भर आईं, वो जोर से चिल्लाया, अर्जुन, राग काज बजाए मारो भाई। He's a monster, killing all the gangsters. Check out the razor off your range, he's the master. He's the monster, killing all the चलता नहीं गुंडागर्दी, मार ले कल्टी नहीं तो पड़ती, या कड़े ले बाप लोग पढ़े लिखाई को बच्ची सुन ले बाकी। किसी के छापते नहीं जी स्टाइल है खुद की, बंदे बेचते करते नहीं तारीफ खुद की, पर दोनों एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक।